गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं अभी एकदम बढ़िया हूँ। काफ़ी टाइम से तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, बट आज से जो है मैं कोशिश करूँगी आपके लिए डेली वीडियोस लाई जाए, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम बचा है। आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, इसलिए हमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए और अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो करनी चाहिए सीरियस होकर। ठीक है, तो हमने जो है वो 10-11 क्वेश्चंस जो है आई थिंक डिस्कस कर लिए थे। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से फिर से शुरू करते हैं और आज जो है हम इसके जितने भी क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस जो भी बनेंगे वो सारे डिस्कस कर लेंगे। और फिर कल जो है मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि कल मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है, जिसमें कि आपकी या तो कोई थ्योरी रहेगी या फिर इंग्लिश का कोई टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम में बार बार परेशान करने के लिए आता ही आता है, जैसे कि आपके नरेशंस वगैरह हैं। ठीक है, तो या फिर उस पर रहेगी वीडियो या फिर साइकोलॉजी की वीडियो रहेगी। इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको कल वीडियो मिल जाएगी। बाकी आज जो है हम PYQs ही कर लेते हैं जो बचे थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो इसमें पूछा गया है कि समूह परियोजना का एक सशक्त माध्यम क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा सी, टू सिंप्लीफाई द सोशल पार्टिसिपेशन। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये आप खुद से पढ़ लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन, किस तरह से ये सी ऑप्शन जो है वो ठीक बैठ रहा है, टू सिंप्लीफाई द सोशल पार्टिसिपेशन। राइट, ये हमने आई थिंक डिस्कस कर भी लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस आर देयर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो हैं आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपने जो है वो स्किप नहीं करने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस आर देयर, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कितने प्रकार की पालन शैलियाँ होती है। तो ये आपका इसका 12 का आपका राइट आंसर रहेगा सी, 4 टाइप्स की होती हैं। अब 4 टाइप्स की होती हैं, लेकिन कौन कौन सी होती है, अगर उसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो है वो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस है या फिर इनमें से नहीं है, 2-3 नाम दे दिए जाते हैं आपको, फिर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये भी साथ में पता होना चाहिए कि 4 टाइप्स की तो हैं, लेकिन 4 टाइप्स की कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है आपकी अथॉरिटेटिव, सेकंड है अथॉरिटेरियन, और थर्ड है परमिसिव, और लास्ट है आपकी अनइन्वॉल्व्ड। राइट, ये चारों प्रैक्टिसेस जो है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ चाइल्ड इज बोर्न विद अ सिस्टम टू लर्न अ लैंग्वेज, हु गैव दिस स्टेटमेंट। बच्चे जो है वो भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, ये कथन किसका है, किसने कहा है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने कहा है। देखिए स्किनर के बारे में हमने पढ़ा है, थॉर्नडाइक के बारे में हमने पढ़ा है, नन ऑफ दीज इसका आंसर इसमें से है नहीं। तो 13 का आपका राइट आंसर रहेगा ए, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नॉम चॉम्स्की की स्टेटमेंट है, अ चाइल्ड इज बोर्न विद अ सिस्टम टू लर्न अ लैंग्वेज। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मीनिंग अजम्पशन इन डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि 2 टाइप्स की हमारे पास रीजनिंग है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। ठीक है, ये एक्चुअली टीचिंग मेथड्स हैं, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड। तो यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मीनिंग अजम्पशन इन डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, 14 का आपका राइट आंसर रहेगा ए, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। देखिए जो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग है ना, इसमें जो प्रोसेस है वो चलता है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलता है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग याद रखना है आपने। डिडक्टिव और जो इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव और जो डिडक्टिव रीजनिंग है, ये आपका एरिस्टोटल ने दिया है, टीचिंग मेथड्स हैं ये बेसिकली, एरिस्टोटल ने दिए हैं। और डिडक्टिव मेथड जो है वो बात करता है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि पहले कोई अगर आपने किसी बच्चे को कुछ समझाना है तो सबसे पहले आपने उसको बुक से पढ़कर जो है वो डेफिनेशन बताई कि बेटा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, फिर आपने उसको एग्जाम्पल दिए। राइट, वो है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव मेथड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। जनरल क्या होगा, जनरल है आपका जो सभी के लिए सेम ही रहता है। अब किसी चीज़ का कोई रूल है तो वो सबके लिए सेम ही रहेगा। राइट, अगर मैं पढ़ाऊंगी तो मेरे लिए भी वही रूल है, अगर आपने पढ़ाना है तो आपके लिए भी वही रूल है। बट जो एग्जाम्पल आप दोगे वो आपके अपने हो सकते हैं। मैं कोई और एग्जाम्पल दूंगी, आप कोई और एग्जाम्पल दोगे।
वो हो गया आपका पर्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर का मीनिंग हो गया कि जो भी आप एग्जाम्पल दोगे वो अपना अपना होगा, बाकी जो भी आपकी डेफिनेशन रहेगी वो आपकी रहेगी जनरल। राइट, तो डिडक्टिव मेथड बात करता है फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, राइट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब जो आपने मान लो पहले आपने डेफिनेशन बता दी, तो अब आपको पता है कि डेफिनेशन बच्चों को एकदम से समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो क्या है, बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स है। बट जब आपने उसको एग्जाम्पल देकर समझाया, आपने एग्जाम्पल दिए और बच्चों को समझ आ गई, तो वो क्या हो गया आपका सिंपल। राइट, वो है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग। आई होप इतना क्लियर है। और अगर इंडक्टिव रीजनिंग की बात की जाए तो इसका एकदम ऑपोजिट हो जाएगा। राइट, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग में होगा स्पेसिफिक टू जनरल। पहले आपने किसी चीज़ का एग्जाम्पल दिया एंड देन आपने उसको डेफिनेशन बताई। राइट, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बच्चों को क्लास में नाउन पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल देंगे कि देखिए आपका नाम है राम, आपका नाम है श्याम, ये है ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं। फिर आप उनको बताएंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी नाउन्स हैं। उसके बाद आप उनको डेफिनेशन बताएंगे। वो हो गया आपका इंडक्टिव रीजनिंग। आई होप आपको इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन विच स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी रिगार्डिंग अडॉप्टिंग द सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ कैन बी सीन इन अ चाइल्ड। इसमें पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में बालक को जो है वो समाज के जो बनाए गए नियम हैं, परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं, उनको ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, नन ऑफ दीज। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये है आपकी मोरालिटी। 3 लेवल्स ऑफ मोरालिटी यहाँ पर बताई गई है। ये जो आपके पास लेवल दिए गए हैं ना, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये आपके मोरालिटी के लेवल्स हैं। ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ मोरालिटी होती हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल जो है ये क्या होता है, इसमें जो है लेस देन 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो इसमें आते हैं, उन जिनको हम प्राइमरी चिल्ड्रन बोलते हैं। राइट, 10 साल से कम आयु के बच्चे जो है वो आएंगे आपके प्री कन्वेंशनल लेवल में, याद रखना है। और इसको जो है प्री कन्वेंशनल लेवल को ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव मोरालिटी भी कहते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल में जो है वो फर्दर 2 स्टेजेस आती हैं। पनिशमेंट में क्या है, ये जो थ्योरी है ये हमने लास्ट ईयर जो है पूरी डिटेल में की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाइए, पहले वो वीडियो देख कर आइए। प्लेलिस्ट पूरी की पूरी पड़ी हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी मोरालिटी वाली थ्योरी। ठीक है, जो आपकी, चलिए इसको भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी। अगर आपको ये समझनी है मोरालिटी के कितने लेवल्स हैं, कौन कौन से हैं, तो फिर इसमें हम बाद में बात करेंगे। डिटेल में कोई वीडियो जो है इसके लिए फिर से बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये जो 3 लेवल्स यहाँ पर बताए हैं ये आपके मोरालिटी के लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चा समाज में जो सोशल नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको समझने लगता है, तो ये जो विकास है उसके अंदर ये कौन से लेवल में आता है। राइट, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा बी। ये आपका आता है कन्वेंशनल लेवल में। राइट, आई होप इतना क्लियर है आपको। Question number 16. According to the classification of personality of Jung, under which category do the person having lonely, timid, idealistic and self-centered nature fall? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एकांत प्रिय, संकोची। देखिए एक ऐसा पर्सन, ओके, पर्सन हैविंग विद, देखिए आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है तभी आपको समझ आएगा कि पूछा क्या गया है। पर्सन हैविंग विद लोनली, टिमिड, आइडियलिस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड नेचर। ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है, जिसका सेल्फ सेंटर्ड नेचर है, ठीक है, जो संकोची है, एकांत प्रिय है, वो क्या कहलाता है? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। राइट, इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या हो गया? जो अकेला रहना पसंद करता है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, जिसका नेचर ही ऐसा है। एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया? एक्सट्रोवर्ट इसका उल्टा हो गया, हु प्रेफर बीइंग विद अदर पीपल टू बीइंग अलोन। ठीक है, जो क्या प्रेफर करता है? और लोगों के साथ रहना, अकेला रहना वो प्रेफर नहीं करता, वो हो गया आपका एक्सट्रोवर्ट। राइट, 16 का आपका राइट आंसर रहेगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का उल्टा हो गया एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हमने समझ लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है? एम्बीवर्ट होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच वाला जो आदमी है, जो ना तो इंट्रोवर्ट है ना ही एक्सट्रोवर्ट है। इट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। ठीक है, a person who has a balance of extrovert and introvert feature in their personality. I hope it's clear now. Next देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17.
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ओपोनेंट टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, फिलर टू ईच अदर, नन ऑफ द अबव। देखिए एक दूसरे के विरोधी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ओपोनेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, एक दूसरे के समान भी नहीं है। जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे डेवलपमेंट होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, फिलर टू ईच अदर, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच द वांटेड रिस्पॉन्स इन अ मैन इज एनकरेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ री इन्फोर्समेंट इज नोन एज। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? शेपिंग, चेनिंग, एक्सटिंक्शन, रीइंफोर्समेंट। जी नहीं, उसे रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन, चेनिंग कुछ नहीं कहते, उसे कहते हैं शेपिंग। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि शेपिंग इसका राइट आंसर क्यों है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर इन अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में कितने वेरिएबल्स होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, राइट। इसका आपका राइट आंसर रहेगा बी। जो आपका साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें 3 वेरिएबल्स आपके रहते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट, सेकंड है डिपेंडेंट और थर्ड है कंट्रोल्ड, राइट। याद रखिएगा इसको, इंडिपेंडेंट, फिर है आपका डिपेंडेंट और फिर है आपका कंट्रोल्ड। 3 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसलिए ये तो आपको वैसे ही आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता देती हूँ। मास्टर ग्लैंड जो है वो कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, राइट। ऑलरेडी आता होगा क्वेश्चन, नहीं आता है तो समझ लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कहलाती है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इन हाउ मेनी पार्ट्स मैस्लो हैज़ डिवाइडेड द 5 नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन 1954। मैस्लो ने 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? देखिए एक मैस्लो है, एक साइकोलॉजिस्ट है मैस्लो, इन्होंने जो है ह्यूमन नीड्स को 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बीएड में हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मैस्लो। नीड्स की जो हायरार्की वो दी है मैस्लो ने, ठीक है, और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बट 1954 में जो है इन्होंने इन 5 को भी 2 में डिवाइड कर दिया। तो वो 2 कौन कौन सी थी जिसमें इन्होंने डिवाइड किया? तो वो फर्स्ट थी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ जाती हैं आपकी सर्वाइवल नीड्स, जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी हैं। और सेकेंड थी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। इन 5 को भी इन्होंने फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया था, फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। नेम द प्रोसेस बाय विच द प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज नोन। जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे किस नाम से जानते हैं? 22 का आपका राइट आंसर रहेगा बी, परसेप्शन। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन अ पर्सन इज मेकिंग एफर्ट्स टू अचीव हिज गोल बट हिज प्राइमरी ट्रायल्स फेल इन अचीविंग हिज गोल देन इट प्रोड्यूसेस इल्यूजन, प्रॉब्लम, इमेज, मोटिवेशन। देखिए जब कोई व्यक्ति किसी गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करता है बट वो फेल हो जाता है शुरू में, तो उसके अंदर क्या आता है? इल्यूजन, भ्रम आ जाता है, या फिर प्रॉब्लम, या फिर इमेज, या फिर मोटिवेशन। ऑब्वियसली मोटिवेशन तो किसी के अंदर भी नहीं आएगी अगर कोई फेल होगा तो, ठीक है, डिमोटिवेट ही होगा इंसान। तो मोटिवेशन तो नहीं होगा, इमेज भी नहीं होगा, हाँ प्रॉब्लम हो सकता है, इल्यूजन, भ्रम क्यों होगा उसको? अगर कोई शुरू में फेल हो रहा है तो भ्रम क्यों करेगा वो? इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा, प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस ही नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कॉस्ट्यूम, क्लॉथिंग, लाइफस्टाइल, फूड, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कस्टम एट्सेट्रा आर विच टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं, कॉस्ट्यूम, क्लॉथिंग, लाइफस्टाइल, फूड वगैरह, बोलते हैं कि ये किस प्रकार की पर्सनैलिटी के टाइप्स हैं? बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल या फिर साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल तो होंगे ही नहीं, कल्चरल और सोशल में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो सकता है अगर आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। पूछा क्या गया है? रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म, भाषा, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कल्चर में,
ठीक है, तो ये क्या होगा आपका कल्चरल जो पर्सनैलिटी है उसके डिटर्मिनेंट्स हैं ये, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1912। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है और बहुत बार एग्जाम में आता है। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो 1912 में सबसे पहले किसने दिया था, तो ये दिया था आपका विलियम स्टर्न ने। 25 का आपका राइट आंसर रहेगा डी, ठीक है। विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वाई द सोशलाइजेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। पूछा गया है कि गर्ल्स एंड जो बॉयज़ हैं उनकी जो सोशलाइजेशन है वो डिफरेंट क्यों होती है। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फिजिक, जी नहीं, बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोल इन द सोसाइटी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, सोशलाइजेशन की बात की गई है, सोसाइटी की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका सी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोल इन द सोसाइटी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज द रिजल्ट और आउटकम ऑफ द सोशल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हु गैव दिस स्टेटमेंट। ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, और पूछा गया है कि किसकी स्टेटमेंट है। तो हमेशा सोसाइटी की बात कौन करता था, वाइगॉत्स्की। हमने बहुत बार डिस्कस किया है क्वेश्चन। 27 का आपका राइट आंसर रहेगा ए, वाइगॉत्स्की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। लर्निंग में क्या क्या शामिल है। इंटरेक्शन ऑफ अ पर्सन विद द एनवायरनमेंट, हाँ जी हो सकता है। कॉन्टिन्यूटी होगा ही। लर्निंग जो है वो हर वक्त चलती रहती है, ठीक है। इंसान बच्चा है तब भी सीखता है, बड़ा हो जाता है फिर भी सीखता रहता है, बूढ़ा भी हो जाता है फिर भी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ अ पर्सन विद द एनवायरनमेंट, हाँ है, ये भी है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है, मॉडिफिकेशन इन, हाँ जी ये भी है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। गेस्टॉल्ट मीन्स। गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो गेस्टॉल्ट का ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। गेस्टॉल्ट का मीनिंग होता है एज अ होल, राइट। ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 30। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द साइकोलॉजिकल मैथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज। पूछा गया है कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है। रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर है, केस स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो 30 का आपका राइट आंसर रहेगा केस स्टडी, राइट। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और आई होप आपको जो है क्वेश्चन पसंद आए होंगे और काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को नया भी मिला होगा, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी बहुत कुछ डिस्कस करती रहती हूँ साथ साथ में आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी और टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं। एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चैनल पर नया है। और स्टे ट्यून्ड गाइस, हम बहुत जल्दी जो है वो डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।